बच्चों, आज बात करते हैं साझेदारी संलेख की। होता क्या है कि साझेदारी की एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि साझेदारी जो है वो समझौते के आधार पर इसका जन्म होता है। ठीक है, मतलब दो आदमी आपस में मिल करके कुछ शर्तों पर सहमत होते हैं, उसके अनुसार फिर वो अपना व्यवसाय करते हैं। तो पार्टनरशिप डीड एक होती है, एक कागज होता है जिसके ऊपर सभी शर्तों को लिखा जाता है और उनको लिखने के बाद सभी साझेदार उस पर अपने साइन करते हैं। साइन करने का मतलब ये हो गया कि हाँ, हम सहमत हैं इन शर्तों पर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा क्या हुआ है? लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन ओरल और रिटन एग्रीमेंट, कि साझेदारी अस्तित्व में आती है एक लिखित या मौखिक समझौते के द्वारा। ठीक है, मतलब साझेदारी का जन्म एक लिखित या मौखिक समझौते के द्वारा होता है। आगे लिखा हुआ इट इज बेटर टू हैव रिटन एग्रीमेंट टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट। आगे चल के कोई विवाद हो, इससे बचने के लिए जो है साझेदारी संलेख का लिखा हुआ होना जरूरी है। अगर कोई बात लिखी हुई है और सबके उस पर साइन है तो आगे चल के वो आदमी डिनाई नहीं कर पाएगा, मना नहीं कर पाएगा। मौखिक में क्या समस्या है कि पता चल के आगे उसने कह दिया नहीं, हमने तो ऐसा कहा ही नहीं था ना। तो ऐसा लिखित कागज जिसके ऊपर शर्तें लिखी हुई हों और साझेदारों के हस्ताक्षर हों, उसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। फिर दूसरे शब्दों में इन्होंने आगे और बोला है कि द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप आर डॉक्यूमेंटेड इन अ डॉक्यूमेंट विच इज़ कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। कि साझेदारी की जो भी फीचर्स हैं, फीचर्स का मतलब विशेषताएं समझ लो या शर्तें समझ लो, अगर वो डॉक्यूमेंटेड हैं, मतलब एक कागज पर अगर लिखी हुई हैं, तो ऐसे कागज को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। इट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स। ये एक वैधानिक कागज है, मतलब इसको कोर्ट में भी प्रस्तुत किया जा सकता है, इस पे सारे साझेदारों के हस्ताक्षर होते हैं। एंड हैज़ क्लॉजेस ऑन द फॉलोइंग, और लिखा हुआ है कि निम्न, और नीचे लिखी हुई बातें इनमें लिखी हुई होती हैं या इनके विषय में लिखा हुआ होता है। तो इन्हीं को हम कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप भी कह सकते हैं कि पार्टनरशिप में क्या क्या लिखा हुआ होगा। अब पहले नंबर पे लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर, मतलब साझेदारों का विवरण। ठीक है, विवरण में क्या क्या होता है? नेम, नाम उनका, उनका और कोई विवरण, इसके अलावा उनका पता, एड्रेस, ये लिखा हुआ होता है। दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कि फर्म का विवरण। फर्म के विवरण में क्या होगा? फर्म का नाम होना चाहिए, पता होना चाहिए और मुख्य व्यवसाय क्या है ये पता होना, लिखा हुआ होना चाहिए। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब व्यवसाय का मुख्य स्थान क्या होगा। ठीक है, तो व्यवसाय के मुख्य स्थान का पता लिखा होना चाहिए। नेचर ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की प्रकृति क्या होगी ना, कि व्यवसाय किस तरीके का बिजनेस करेगा, ये बात लिखी हुई होनी चाहिए। फिर आगे लिखा हुआ है कमेंसमेंट ऑफ द पार्टनरशिप, मतलब साझेदारी की शुरुआत। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, किस तारीख से साझेदारी की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, नंबर 6 पे लिखा हुआ है कैपिटल कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब होता है पूंजी का अंशदान कितना कितना किया इन लोगों ने, किस साझेदार ने कितना रुपए पूंजी के तौर पे लगाया है। ठीक है, इसके अलावा एक और बात बतानी होती है कि पूंजी अनुपात स्थायी होंगे या परिवर्तनशील होंगे। फिर लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन एंड ड्राइंग्स, पूंजी, ऋण तथा आहरण पर ब्याज। इसका ब्याज की दर भी इसमें लिखी जाती है कि पूंजी, ऋण या आहरण पर कोई ब्याज अगर है तो इसका रेट क्या होगा, कितने दर से लगाया जाएगा। ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट, ऑडिटर वो होता है जो खातों की जांच करता है, साल के अंत में खातों की जांच करानी पड़ती है ऑडिटर से। तो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, ऑडिटर का चुनाव कैसे होगा। ठीक है, किस तरीके से उसको हम अपॉइंट करेंगे अगर करेंगे तो। फिर है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लाभ हानि अनुपात। यहाँ पे ये भी लिखा होना चाहिए कि लोगों के बीच में, पार्टनर्स के बीच में लाभ हानि का विभाजन किस प्रकार से होगा। फिर नंबर 10 लिखा हुआ है लॉसेस, कि मतलब अगर कोई
लॉस होता है, अगर कोई हानि होती है, ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी से, मतलब कोई साझेदार अगर दिवालिया हो जाता है एक साझेदार, तो उसके अनुसार जो लॉस होगा उसका कैसे पूरा किया जाएगा। फिर अगला लिखा हुआ है रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स, मतलब साझेदारों का पारिश्रमिक। इसमें साझेदारों को अगर कोई सैलरी या कमीशन दिया जा रहा है तो लिखा जाएगा। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। ख्याति का मूल्यांकन, ख्याति के मूल्यांकन के कुछ मेथड हैं, तो ये बताना होता है कि कौन सा मेथड लगाया जाएगा। और ख्याति का मूल्यांकन मेनली नए साझेदार के प्रवेश पर, नए साझेदार के रिटायरमेंट पर, या किसी साझेदार की मृत्यु होने पर ये ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। फिर आगे लिखा हुआ है वैल्यूएशन ऑफ असेट। इसका मतलब हुआ कि जो संपत्तियां हैं उनका मूल्यांकन करने कैसे किया जाएगा। संपत्तियों के मूल्यांकन के लिए कौन सी विधि का अपनाया जाएगा। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, खातों को कैसे सेटल किया जाएगा। द मैनर इन विच अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स शैल बी सेटल्ड इन केस ऑफ देयर रिटायरमेंट, कि अगर कोई साझेदार रिटायर हो रहा है तो उसके खाते का सेटलमेंट कैसे किया जाएगा, मतलब खाते का निपटान कैसे किया जाएगा, ये लिखा हुआ होता है। अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड हम क्या मानेंगे, हालांकि अकाउंट्स जो है वो सब 31 मार्च को ही बंद होते हैं अब, ठीक है। फिर राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर, साझेदारों के अधिकार व दायित्व क्या क्या हैं, ये सब इसमें लिखे जाते हैं। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कभी कभी साझेदारी कुछ निश्चित समय के लिए होती है, ठीक है, तो अगर कुछ ऐसा है तो उसमें ये लिखा जाता है कि साझेदारी कितने सालों तक के लिए रहेगी। बैंक अकाउंट ऑपरेशन, बैंक में खाते का कैसे संचालन होगा, कौन कौन किस के साइन से पैसा निकलेगा या क्या होगा, ये सब लिखा हुआ होता है। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर, साझेदार का प्रवेश, अवकाश ग्रहण, मृत्यु, इनके विषय में कौन कौन से नियम लागू होंगे। इसके बाद आखिरी लिखा हुआ है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, कि अगर कोई विवाद होता है तो उसका निपटान कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो साझेदारी संलेख होना इस तरीके से बहुत आवश्यक है। और एक लाइन ये लिखी हुई है, इट इज़ नॉट एसेंशियल बट डिज़ायरेबल टू हैव अ पार्टनरशिप डील, साझेदारी संलेख का होना आवश्यक नहीं है, लेकिन उम्मीद की जाती है कि साझेदारी संलेख हो, क्योंकि साझेदारी संलेख अगर होता है तो कोई भी विवाद आसानी से निपटाया जा सकता है। लेकिन साझेदारी संलेख के अभाव में, अगर मान लो साझेदारी संलेख नहीं है, तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में कुछ प्रावधान दिए गए हैं, उन प्रावधानों का पालन किया जाएगा। प्रावधान क्या क्या हैं, जैसे पहला प्रावधान रिलेटेड है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। अगर मान लो लाभ हानि का कोई अनुपात साझेदारी संलेख में नहीं लिखा हुआ है और कोई विवाद होता है, तो एक्ट कहता है ऐसे केसेस में सभी साझेदारों के मध्य लाभ हानि का बंटवारा बराबर बराबर किया जाएगा। फिर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। अगर साझेदारी संलेख नहीं है तो किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। ऐसे ही है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आहरण पर ब्याज। अगर साझेदारी संलेख नहीं है तो किसी भी साझेदार को से आहरण पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। फिर लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन एडवांस लोन बाय अ पार्टनर, अगर किसी साझेदार ने लोन दे रखा है फर्म को या एडवांस में कुछ पैसा दे रखा है, तो ऐसे केस में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज पेड, दिया जाता है। इंटरेस्ट जो लोन पे दिया जाता है वो है 6% प्रति वर्ष, ठीक है। और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, मतलब ये लाभ पर प्रभार होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि फर्म को चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, इस ऋण पर ब्याज दिया जाएगा। फिर रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर, साझेदारों का पारिश्रमिक, किसी भी साझेदार को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा, ठीक है, अगर साझेदारी संलेख नहीं है तो। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, साझेदार का प्रवेश, किसी साझेदार का प्रवेश तभी होगा जब सारे साझेदार उसके लिए एग्री होंगे। ध्यान रखना ये नियम तब लागू होंगे जब साझेदारी संलेख ना हो लिखित। अगर साझेदारी संलेख लिखित है तो उसमें जो लिखा होगा वो माना जाएगा, लेकिन अगर साझेदारी संलेख नहीं है उस केस में ये नियम लागू होते हैं। अरे